गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वंडरफुली वेल। एक बार मुझे कॉन्फर्मेशन दीजिए अगर आप मुझे एकदम परफेक्टली सुन पा रहे हैं, ऑडियो और वीडियो एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा है। हम जो है शुरुआत करने जा रहे हैं आज से हमारे ऑफिशियल सिलेबस की। पहला क्लास हमने एज अ डेमो लगाया था, तो अगर आपने पहला क्लास नहीं भी लगाया फिर लगाया भी है, आप ये मान सकते हैं कि आज जो है वो आपका फर्स्ट डे है और यहां से आप नोट मेकिंग शुरू कर सकते हैं, यहां से आप स्ट्रेटेजाइज करना शुरू कर सकते हैं, यहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं आप इस क्लास से जो है वो शुरू कर सकते हैं। एक बार पहले मुझे कॉन्फर्मेशन दे दीजिए अगर आप सभी मुझे एकदम परफेक्टली सुन पा रहे हैं, वीडियो को एकदम क्रिस्टल क्लियर देख पा रहे हैं। हम सीधे क्लास की शुरुआत करेंगे। अगले 90 मिनट जो है पूरी तरह से पावर पैक्ड रहेंगे आपके लिए, आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब तक हम क्लास एंड करेंगे ये हम मेक श्योर करेंगे कि हम एग्जामिनेशन के लेवल तक पहुंचे। ये भी मेक श्योर करेंगे कि अगर हम क्लास को एंड कर रहे हैं तो वो क्लास कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि हमें पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो देकर जाए। एक बार कॉन्फर्मेशन चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, अगर आप देख पा रहे हैं तो गिव मी कॉन्फर्मेशन इफ ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी मी प्रॉपरली। दे दीजिए जरा एक बार सारे के सारे। चलिए, आई थिंक सभी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हम कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले मुझे बताइए, क्या आप एक्साइटेड हैं इस पहली क्लास के लिए? क्या आप एक्साइटेड हैं, कमिटेड हैं कि भैया अगले कुछ महीने तक जो है मतलब भयंकर तरीके से जो है हम प्रिपरेशन करेंगे, पूरा 100% जो है एफर्ट देंगे हम अपनी प्रिपरेशन में? क्या है ऐसा है? ऐसा है तो एक बार वाई और मुझे फाइनली दीजिए। ऑफिशियली लेट अस स्टार्ट द सिलेबस राइट नाउ। उससे पहले एक और चीज बता देता हूं मैं आपको। देखिए, मैंने इस कोर्स के लिए एक व्हाट्सएप का और एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया था। दोनों में से अगर कोई भी ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया है तो वो सफिशिएंट है। उस ग्रुप का पर्पस यही है कि कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो आप तक पहुंच जाए। अगर आपने दोनों नहीं भी ज्वाइन करे, दूसरा ज्वाइन नहीं भी हो रहा, तो एक ही ज्वाइन कर लीजिए, आपको कोई भी कंसर्न आने वाला नहीं है। आप आराम से जो है सारी इंफॉर्मेशन उसमें ही आपको मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए हम शुरू करते हैं और स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम द बेसिक्स। पहला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर डिटर्मिनर। हालांकि इसी क्लास में हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में भी, और इसी क्लास में हम बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में भी। हमारी हर क्लास जो है वो हॉलिस्टिक रहेगी, जहां पर पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को जो है हम टारगेट करें। हर एक चीज जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है उसको समझे और उसको जाने। क्लियर है? अभी कोई भी इधर उधर का सवाल नहीं करेगा, सीधा मुद्दे की बात पर आएंगे। मैं जो चैट है उसको प्राइवेट कर रहा हूं ताकि हमारा फोकस पूरी तरह से क्लास पर जो है वो बना रहे। चलिए लेट अस स्टार्ट द क्लास स्ट्रेट अवे। समझिए और बिल्कुल बेसिक से, कुछ भी मत पूछिए। अगर कुछ पूछना है तो आखिरी के 5 मिनट में पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी सिर्फ फोकस जो है क्लास पर ही होना चाहिए, तभी जाके सही इंप्रूवमेंट जो है आपको क्लास में देखने के लिए मिलेगा। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट 1 ऑफ द डिटर्मिनर्स। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है कि जब हम कहते हैं कि हम जो है चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? हम जब कहते हैं कि हम जो है डिटर्मिनर्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमें क्लियरली दिखाई देता है, समझ में आता है कि जो ये डिटर्मिनर्स चैप्टर है ये कुछ ना कुछ तो क्या करता होगा, डिटरमाइन करता होगा। अग्री करते हो सारे के सारे? कि कुछ ना कुछ तो ये डिटरमाइन करता होगा। डिटरमाइन करने का मतलब क्या होता है? निर्धारित करना। अब ये निर्धारित क्या करता है समझिए, ये दो चीजों को निर्धारित करता है। पहली चीज जिसको ये निर्धारित करता है वो है आइडेंटिटी। क्या है वो? आइडेंटिटी। और दूसरी चीज जिसको निर्धारित ये करता है वो है क्वांटिटी। पहली क्या है? आइडेंटिटी है, और दूसरी क्या है? क्वांटिटी। ये दोनों चीजों के बारे में बताता है। अब समझे कैसे बताता है, जरा ध्यान से सुनो। इमेजिन करो कि मैंने एक नाउन लिखा, बुक्स। मैंने एक नाउन लिखा, नाउन क्या है? बुक्स। मैं आपसे कहता हूं जरा 2 मिनट के लिए सोचिए कि ये जो बुक्स लिखा हुआ है, अगर मैं इससे पहले एक ब्लैंक लगा दूं और आपसे कहूं कि जरा दिमाग लगाइए और सोचिए और मुझे बताइए कि अगर मुझे इस बुक्स से पहले कोई शब्द लिखना पड़े तो वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जरा
हर बच्चे से मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, स्पेशली अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो जरूर मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि अगर मुझे इससे पहले कोई शब्द यूज करना पड़े तो वो शब्द क्या हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स मुझे मिल रहे हैं और सही मिल रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम यहां पर माय लगा सकते हैं, माय बुक्स लिख सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि यहां पर हम योर बुक्स लिख सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि हम यहां पर देयर बुक्स लिख सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि यहां पर हम हिज बुक्स लिख सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि हम यहां पर हर बुक्स जो है वो लिख सकते हैं। राइट, आप बिल्कुल सही है। उसी तरह से अगर मैं कहूं थोड़ा सा यार दिमाग और लगाओ, एक चीज जो है वो तुम और मिस कर रहे हो। क्या इन शब्दों के अलावा या इन जैसे शब्दों के अलावा कुछ और भी है जो यहां पर लिखा जा सकता है? आंसर है बिल्कुल लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं चाहूं तो यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, टू बुक्स लिख सकता हूं ना। मैं चाहूं तो यहां पर मेनी बुक्स लिख सकता हूं। मैं चाहूं तो यहां पर सेवरल बुक्स लिख सकता हूं। राइट, अग्री करते हो सारे के सारे कि अगर मैं चाहूं तो यहां पर टू लिख सकता हूं, थ्री लिख सकता हूं, फोर लिख सकता हूं, सेवरल बुक्स लिख सकता हूं। मैं चाहूं तो यहां पर ऑल लिख सकता हूं। मैं चाहूं तो यहां पर बोथ लिख सकता हूं। अग्री कर रहे हो सारे के सारे अग्री कर रहे हो कि यहां पर मैं ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। हाँ है ना। अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम एक चीज समझोगे। चीज क्या है कि जो पहले ऊपर जो शब्द मैंने लिखे हुए हैं जो इस बुक्स के बारे में बता रहे हैं, ये कौन से शब्द हैं? माय बुक मेरी किताब, योर बुक तुम्हारी किताब, देयर बुक उनकी किताब, हिज बुक उसकी किताब, हर बुक उसकी किताब। यानी ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं, तो अगर आप गौर से देखेंगे ये सारे के सारे शब्द, ये जो बुक्स है ना, इसकी आइडेंटिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये किताब जो है वो है किसकी। आखिर ये किताब जो है वो है किसकी, हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो किताब है वो किसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, हमारी है, किसकी है। अग्री करते हो सारे के सारे। उसी तरह से अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं, टू, मेनी, सेवरल, तो आप देखेंगे कि ये जो किताब है ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो किताबें हैं कितनी। अग्री करते हो, क्वांटिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक है, दो है, 50 है, 100 है, बहुत सारी हैं। राइट, क्या बता रहे हैं? आइडेंटिटी, सॉरी क्वांटिटी बता रहे हैं। यानी सिंपल भाषा में बोले तो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कितनी। अग्री करते हो, बहुत बेसिक बात है। अब अगर तीसरी बात समझे तो तीसरी बात यह है कि जितने भी शब्द जो मैंने ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे शब्द जिस चीज के बारे में बता रहे हैं, जिस चीज के बारे में बता रहे हैं वो चीज क्या है? वो चीज क्या है? नाउन है। अग्री करते हो? जिस चीज के बारे में ये बता रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है? नाउन है ना। हमने नाउन क्या है पिछले क्लास में पढ़ा था। राइट, तो ये जिस चीज के भी बारे में बता रहे हैं ये नाउन है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इससे हमने एक चीज प्रूफ किया, पता है क्या प्रूफ हमने ये किया है? बिना परिभाषा का रट्टा मारे, बिना चीजों को याद किए प्रूफ हमने ये किया है कि ऐसे शब्द जो नाउन की या तो आइडेंटिटी बताएंगे या फिर नाउन की क्वांटिटी बताएंगे। अगर और हिंदी में लेकर आऊं तो ऐसे शब्द जो नाउन की आइडेंटिटी या क्वांटिटी को निर्धारित करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ऐसे ही शब्दों को क्या कहा जाएगा? ऐसे ही शब्दों को डिटरमिनर्स कहा जाएगा। ऐसे ही शब्दों को क्या कहा जाएगा? डिटरमिनर्स कहा जाएगा। आज से अगर आपको कोई पूछे, अगर आज से आपको कोई पूछे कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, आपका एक सिंपल सा जवाब होना चाहिए जो परिभाषा से हटकर हो, और वो जवाब ये है डिटरमिनर्स का मतलब है ऐसे शब्द जो या तो नाउन की पहचान बताएंगे या फिर ऐसे शब्द जो नाउन की क्वांटिटी बताएंगे, उनको हम डिटरमिनर्स के नाम से जानेंगे। किस कैटेगरी में आते हैं ये? एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि संज्ञा के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव ही होता है। तो डिटरमिनर्स वो शब्द हैं जो किसी भी चीज की क्या बताएंगे? आइडेंटिटी बताएंगे या फिर किसी भी चीज की क्या बताएंगे? क्वांटिटी बताएंगे। अब एक बच्चे का सवाल है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सर ये डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है उसको भी क्लियर कर देते हैं। जरा गौर से सुनना और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मेरी बात को समझना। देखो, जिसने बताया
किसका, वो है आइडेंटिटी। जिसने बताया कितना, वो है क्वांटिटी। तो आइडेंटिटी और क्वांटिटी क्या बने, डिटर्मिनर्स बने। क्या बने, डिटर्मिनर्स बने। लेकिन जिसने बताया, ध्यान से सुनिए, लेकिन जिसने बताया कैसा, जिसने बताया कैसा, कैसी किताब, अच्छी किताब, कैसी किताब, बोरिंग किताब, कैसी किताब, रेड किताब। तो जिसने इशारा किया किसके तरफ, जिसने इशारा किया क्वालिटी की तरफ, जिसने इशारा किया क्वालिटी की तरफ, तो जिसने क्वालिटी की तरफ इशारा किया वो बन जाएंगे हमारे क्या, एडजेक्टिव्स, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बात समझ में आई। आप चीजों को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी बार नाउन लिखा जाएगा, जितनी भी बार इस दुनिया में नाउन लिखा जाएगा, तो नाउन से पहले तीन ही तरीके की चीजें आ सकती हैं। पहली वो चीज जो आइडेंटिटी के बारे में बताएगी, दूसरी वो चीज जो क्वांटिटी के बारे में बताएगी, और तीसरी वो चीज जो किसके बारे में बताएगी, क्वालिटी के बारे में बताएगी। जो आइडेंटिटी और क्वांटिटी के बारे में बताएंगे वो कहलाए जाएंगे डिटर्मिनर्स, और जो क्वालिटी के बारे में बताएंगे वो कहलाए जाएंगे एडजेक्टिव्स। क्लियर है। अब एक बच्चा पूछ रहा है एडवर्ब सर, फिर एडवर्ब क्या होता है। तो इस बात को समझो कि आगे चल के तुम्हारी शादी हुई या शादी की बात चल रही है, तुम लड़की देखने के लिए जा रहे हो। तो जब तुम लड़की देखने जाओगे और जब कहा जाएगा कि चलो बात कर लो आपस में, तो तुम क्या बात करोगे, पहली बात क्या होगी तुम्हारी, बताना जरा। हमारे कितने बच्चे होंगे, कितने लड़के होंगे, कितनी लड़कियां होंगी, या हनीमून पे कहां जाएंगे, ये होगी क्या पहली बात। ये तो नहीं होगी। क्या होगी, जानेंगे ना एक दूसरे को, राइट। फिर जब बातें आगे बढ़ने लगेंगी, जब लवी डवी टॉक्स होने लगेंगी, तब हम पूछ सकते हैं कि भाई क्या प्लान है, राइट। बट पहले दिन तो नहीं पूछ लेंगे, थप्पड़ मार के भगा देगी लड़की। तो जब हम लड़की देखने के लिए आए या लड़का देखने के लिए आए, बराबरी का जमाना है, तो हम अभी हनीमून पे जाने की बात क्यों करें, हम अभी कितने बच्चे होंगे उसके बारे में। ये एडवर्ब्स आगे चल के है, ये बहुत आगे की चीज है। अंग्रेजी कई अलग अलग पार्ट्स में बनी हुई है। आप अगर सब पार्ट्स एक साथ पकड़ना चाहोगे तो आप खाली हाथ रह जाओगे, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको यह भी समझ में आएगा, और जो आगे सीखना है वो भी समझ में आएगा। तो इतना कॉमन सेंस, क्लैरिटी और पेशेंस के साथ पढ़ना। पढ़ाई के लिए दो चीजें मानना बहुत जरूरी है। पहला, अगर तुम ये नहीं मानते कि तुम जीरो हो तो तुम कभी नहीं सीख पाओगे। तो पहले ही दिन तुरम खा बने बैठे, अरे ये तो मुझे आता है, तो तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। दूसरा, कि तुम्हारी स्पीड जो है वो बहुत तेज है, टीचर तुम्हारे साथ नहीं दौड़ पा रहा, तुम टीचर से आगे भाग रहे हो। तो ये दो क्वालिटीज अगर तुम्हारे अंदर है तो फिर तुम्हें लगेगा झटका अच्छा वाला। तो जो मैं करा रहा हूं उसके साथ साथ पढ़ो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे क्लियर होंगे, कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। अच्छे से पढ़ो, मेरी बात को समझो। क्लियर है। चलो अब शुरू करते हैं। डिटर्मिनर्स को समझो। मैंने क्या बताया कि ऐसे दो शब्द जो आइडेंटिटी के बारे में और क्वालिटी के और क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। आइडेंटिटी और क्वांटिटी, ठीक है। अब इस बात को समझना, जो आइडेंटिटी बताते हैं ये शब्द कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर आते हैं पजेसिव्स। कौन कौन से होते हैं, अभी लिखे थे, माय मेरा, योर तुम्हारा, अवर हमारा, देयर उनका, हिज उसका, हर उसका, और इट्स किसी निर्जीव चीज के लिए यूज कर रहे हैं। तो पहले क्या हो गए, पजेसिव्स हो गए। पहले क्या हो गए, पजेसिव्स हो गए। पजेसिव्स हो गए तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देंगे क्या, दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम सारे जानते हैं कौन से होते हैं, ए, एन, एंड, द। तो दूसरे नंबर पर आइडेंटिटी बताने वाले शब्द क्या हो गए, आपके आर्टिकल्स हो गए। उसी तरह से जब आप तीसरे नंबर पर जाओगे तो तीसरे नंबर पर आपको देखने के लिए मिलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। ज्यादा परिभाषा में मत जाइएगा,
मैं आपको सब अच्छे से समझाने जा रहा हूं। ये मैं सिर्फ इसीलिए लिख रहा हूं ताकि जब आप नोट्स को रिवाइज करें तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए, जब आप पीडीएफ को देखें तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हमारे होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोस। और यकीन मानिए यहां बोर्ड पर मैं जितने भी शब्द लिख रहा हूं, जितने भी लिख रहा हूं, सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन पहले हमें समझना जरूरी है कि ये सारे शब्द आइडेंटिटी बताते हैं। कैसे बताते हैं? जब हम पढ़ेंगे तब हम समझना शुरू कर देंगे। क्वांटिटी बताने वाले शब्द बहुत सारे हैं, जैसे कि जितने भी नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकंड। इसके अलावा मेजरमेंट बताते हैं, मैनी, सम, ऑल, बोथ, ईच, एवरी, फ्यू, a few, the few, little, a little, the little, another, other, the other, enough, whole, several। और आपको कुछ समझने की जरूरत है, एक शब्द का भी मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सबको एक क्रम से पढ़ेंगे, क्रम से समझेंगे। अभी सिर्फ मैंने इनको यहां पर लिख दिया है, क्लियर है? यहां पर मैंने सिर्फ इनको यहां पर लिख दिया है ताकि हमारे दिमाग में क्लैरिटी रहे। मेरा है तो आइडेंटिटी है, कितना है तो क्वांटिटी है, ताकि एक डेफिनेशन हमारे दिमाग में रहे। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा सभी को, क्रिस्टल क्लियर है अभी तक? तो आपका बेसिक की नींव रखी जा चुकी है। अगर क्रिस्टल क्लियर है, एक बार मुझे सीएल टाइप करके दीजिए सारे के सारे। और याद रखिए, इस गलतफहमी में मत रहिएगा अगर आप रिपीटर हैं या अगर आप पहले एग्जाम दे चुके हैं कि अरे सर ये तो हमें आता है। मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूं, 40 मिनट तक अगर आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया, जो क्वेश्चन बाद में आ रहे हैं आपसे आधे से ज्यादा सॉल्व नहीं होंगे। मैं लिख कर दे सकता हूं अगर आपने मुझसे ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ नहीं। तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, तभी जो है आप चीजों को सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं। आइडेंटिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया। पहले जिस चैप्टर को हम टैकल करेंगे, जो सबसे पहले नंबर पर जो डिटर्मिनर्स हम टैकल करने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं? कॉन्सेप्ट 1 के अंतर्गत जो डिटर्मिनर्स हम पकड़ेंगे वो डिटर्मिनर्स हैं हमारे अनदर, अदर और द अदर। पहले कॉन्सेप्ट में हम जिन डिटर्मिनर्स को पकड़ने वाले हैं कौन से हैं? अनदर, अदर और द अदर। अब इसको हिंदी में, हिंदी वाले भी बहुत होंगे, तो तुम्हारी आत्मा की संतुष्टि के लिए मैं यहां पर इनका हिंदी लिख देता हूं। लेकिन यह बात याद रखना कि इनके हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। इनको हिंदी में दूसरा, दूसरे, दूसरी कहते हैं। अगर इसके चक्कर में तुम पड़ गए तो भैया तुमने काम अपना यही खराब कर लिया। जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देंगे। पहले समझिए कॉन्सेप्ट 1 क्या कहता है। जैसे सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव डैश क्वेश्चन टू सॉल्व। आई हैव डैश क्वेश्चन टू सॉल्व। मैंने क्या लिखा? आई हैव डैश क्वेश्चन टू सॉल्व। क्लियर है? आई हैव डैश क्वेश्चन टू सॉल्व। आपको मैं अगले 15 मिनट तक कंफ्यूज ना करते हुए सिर्फ इन दोनों डिटर्मिनर्स पर टारगेट करने के लिए कह रहा हूं। आपको कंफ्यूज ना करते हुए मैं सिर्फ यहां पर आपको दो ही ऑप्शंस दे रहा हूं। एक ऑप्शन है अनदर और दूसरा ऑप्शन है अदर। तो देखो क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपका नाउन जो है वो नेचर में सिंगुलर है, अगर आपका नाउन जो है नेचर में क्या है? सिंगुलर है, तो आप यहां पर लगाएंगे अनदर। आप यहां पर क्या लगाएंगे? अनदर लगाएंगे। अगर आपका नाउन जो है नेचर में सिंगुलर है तो आप अनदर लिखेंगे मेरे पास सॉल्व करने के लिए दूसरा क्वेश्चन है। उसी तरह से अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, आई हैव
डैश क्वेश्चंस टू सॉल्व, आई हैव डैश क्वेश्चंस टू सॉल्व। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस बार जो नाउन हमने क्या लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है, उसका नेचर प्लूरल है। यस और नो, प्लूरल दिख रहा है ये। तो अगर उसका नेचर प्लूरल है तो इस सिचुएशन में हम यहां पर अदर लगाएंगे। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये कहता है कि अगर आपको बाद में सिंगुलर नाउन दिखाई देता है तो आप यूज करते हैं अनदर का। अगर आपको बाद में प्लूरल नाउन दिखाई देता है तो आप यूज करते हैं अदर का। क्लियर है इतना? दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अनदर, अदर और द अदर, जहां पर हम अनदर और अदर की अभी बात कर रहे हैं। इतनी बात अगर सभी को क्रिस्टल क्लियर है, एक बार मुझे CL टाइप करके दे दीजिए सारे के सारे। बहुत बेसिक बात है, बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल नीचे लेवल से जो है उसकी शुरुआत मैंने की है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा आखिर तक। क्लियर है? चलिए, अब आपको अगर ये क्लियर है बेटा, तो आते हैं जरा अगले सवाल पर। ये सवाल देखिए, हालांकि एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या अब आप बिना हिंदी में करें इस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को देखकर लगता है आपको क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? यस और नो? जरा मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन जो दिखने में इतना बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, आप में से बहुत सारे लोगों का गम होगा, सर मेरी रीडिंग खराब है, सर मैं हिंदी मीडियम से आता हूं, अरे सर मैं तो बहुत बुरी परिस्थितियों में पड़ा हुआ हूं। क्या वो सारे एक्सक्यूजेस यहां पर काम करेंगे? नहीं, क्योंकि अब मेरे दिमाग में क्लैरिटी है। क्लैरिटी क्या है? आफ्टर रिवाइजिंग द पैसेज केयरफुली द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट अदर एक्सरसाइज। अब मैं जानता हूं कि यहां पर ये जो एक्सरसाइज लिखा है ये एक सिंगुलर नाउन है। अगर ये एक सिंगुलर नाउन है तो यहां पर अनदर वर्ड ना यूज कर मुझे अनदर एक्सरसाइज लिखना पड़ेगा। अग्री करते हो? मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? अनदर एक्सरसाइज लिखना पड़ेगा। आई होप सभी को क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर क्लियर है एक बार CL टाइप करके दीजिए कि यहां पर यह कह रहा है कि पैसेज को रिवाइज करने के बाद टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि दूसरी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करो जिससे तुम इन्फ्रेंस वोकैबुलरी वगैरह समझ पाओ। क्लियर है? आसान है। अब अगर यह बात तुम्हें समझ में आ गई है तो तुम्हें यह भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यस और नो? जरा बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे? हाँ या ना? अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, दोनों ही क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट 1 से आए हुए हैं। बिल्कुल। अभी आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इन क्वेश्चंस के और आपके बीच में कॉम्प्रीहेंशन नहीं आ रहा। जो हमारे समस्या से मुझे समझ में नहीं आती इंग्लिश, वो अभी सामने नहीं आ रही, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को देख रहे हो। पढ़ते हैं जरा। आफ्टर कंप्लीटिंग द मॉक टेस्ट द इंस्ट्रक्टर एडवाइज स्टूडेंट्स टू रिवाइज अनदर कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट्स यहां पर प्लूरल है, तो अगर यहां पर कॉन्सेप्ट्स प्लूरल है तो यहां पर अनदर नहीं होना चाहिए, यहां पर अदर होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? अग्री करते हो सारे के सारे? अगर अग्री करते हो और ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं आपको, तो जरा CL टाइप करके दीजिए मुझे एवरीबॉडी। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आप सभी को एकदम साफ है, एकदम क्लियर है, टू द पॉइंट है। अब देखो शुरू होती है समस्या। और समस्या क्या? आपके दिमाग की, जिसको आप लेकर जाते हो एग्जामिनेशन में और आई हुई चीज को गलत करके आते हो। समस्या क्या है जरा वो समझते हैं। अब होगा क्या, जरा सोचना और जांचना खुद को। अगर आपने इस बात को समझा है, बहुत ध्यान से सुनिए, आपको जब मैं ये समझा रहा था तो अगर आपने मेरी सारी बातों को इग्नोर करके अपने मन में एक रूल बना लिया, और वो रूल ये है कि अरे सर गोली मारो, सर ने 5 मिनट बकवास की है, मुद्दे की बात तो सिर्फ 5 सेकंड की है, और वो मुद्दे की बात यह है कि मैं सिंगुलर देखूंगा तो अनदर चिपका दूंगा और प्लूरल देखूंगा तो अदर चिपका दूंगा। अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं जहां आपने सिर्फ इतना ही बात को कैच किया है और बाकी को इग्नोर करके आगे बढ़ गए हैं, तो मेरे भाई ये कंपटीशन का एग्जाम आपके लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, दोबारा सुनिए। ये बात बिल्कुल सही है कि अनदर के साथ हम सिंगुलर चीज यूज करते हैं, अदर के साथ प्लूरल यूज करते हैं, लेकिन सवाल है ऐसा करते क्यों हैं? सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा आंसर ये है कि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम बाद में सिंगुलर नाउन देख रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा रेफरेंस
किसी एक चीज के तरफ होगा, हम एक चीज की तरफ इशारा कर रहे होंगे, और जब हम यह प्लूरल लगा रहे हैं तो हमारा रेफरेंस एक से ज्यादा की तरफ होगा। ऑब्वियसली बात है, प्लूरल जो है वो एक से ज्यादा को रेफर करता है। कॉमन सेंस की बात है, जब अनदर लगाएंगे तो नजरिया एक चीज का होगा, और जब अदर लगाएंगे तो नजरिया बहुत सारी चीजों का होगा। ये बात अगर आप नहीं समझोगे और आप डायरेक्टली क्या करोगे, ये इन क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर आप इस क्वेश्चन में आओगे पढ़िए जरा मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। मैं आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस देना चाहता हूं। वो चैलेंजेस जो आप एग्जाम में फेस करोगे उसको हम इस क्लास में मार देंगे, ताकि एग्जामिनेशन में हम एक अवेयरनेस के साथ जाएं, अवेयरनेस के साथ। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए आप रूल रट्टे वाले बच्चे थे, आपने क्या किया, आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके गए। आपने क्या किया, आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके गए। अब आपके सामने मान लो ये सवाल आ गया। सवाल क्या है? द एग्जामिनर सजेस्टेड another strategies hinting at the end that it involved only one specific approach, not multiple methods. आप तो सीधा रूल लगाओगे। आप रूल क्या लगाओगे? क्योंकि आपको ये स्ट्रेटेजीज प्लूरल दिखाई दे रहा है, आप इस another को कराओगे क्या? अदर कराओगे। यही तो करोगे, यही तो हमने पहले दो क्वेश्चन में किया हुआ है। अग्री करते हो ना? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर आ गई है हमारी रीडिंग प्लेन, और इसीलिए मैं कहता हूं कि रीडिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर बच्चे को बहुत ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना एग्जामिनेशन क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आप इस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं ना, एक कमिटमेंट खुद के साथ कर लो कि सुबह 8 बजे का जो एडिटोरियल सेशन है ना, वो मिस करना ही नहीं है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर मैं 2026 में एग्जाम दे रहा हूं तो मेरे लिए 8 बजे का एडिटोरियल उतना ही जरूरी है जितना ये वाली क्लास। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप अपने अंदर बदलाव देखोगे आते हुए। दोनों क्लासेस का मिक्स होगा ना तो आप बहुत बढ़िया करोगे, और ये बात अपफ्रंट आपको समझने की जरूरत है। आ जाइए जरा। अब देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है, द एग्जामिनर सजेस्टेड अनदर स्ट्रेटेजी। हमने वहां लगा दिया अदर, लेकिन अगर आप आगे पढ़ोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है the examiner suggested another strategy hinting at the end that it involved only one specific approach, not multiple methods। यानी मल्टीपल मेथड्स नहीं थे, एक ही अप्रोच थी। एक ही अप्रोच थी मतलब रेफरेंस किसका है? सिंगुलर का है। अगर रेफरेंस सिंगुलर का है तो इसका मतलब है ये जो another लिखा है ये सही है। यहां पर स्ट्रेटजीज ना होकर हमें क्या लिखना चाहिए? स्ट्रेटजी लिखना चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि ग्रामर अकेली नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग एंड वोकैबुलरी। जो बच्चे कहते हैं ना कि पहले ग्रामर की किताब फिनिश कर लूं, फिर वोकैबुलरी कर लूं, फिर रीडिंग कर लूं, कुछ खत्म नहीं होगा। तीनों आपको साथ में करने पड़े। अगर दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जली है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस अगले क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इस अगले क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे अगर आपके दिमाग की बत्ती जली है तो। पढ़िए जरा, आंसर देखिए। मैंने जानबूझ के एक जैसे क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको मैं एक लर्निंग लैडर पर ले जाऊं, आपको धीरे धीरे उठाऊं। एकदम शौक नहीं करना और एकदम बिल्कुल आपको हलवा भी नहीं खिला देना। धीरे धीरे आप हर क्लास के साथ उठने चाहिए, ऊपर उठने चाहिए, चाहे आप जीरो क्यों ना हो। पढ़िए जरा। द मेंटोर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन अदर टेक्निक। मेंटोर ने कहा स्टूडेंट को कि दूसरी टेक्निक पर फोकस करो। अब इसको अगर हम देखेंगे तो टेक्निक सिंगुलर है या अनदर आना चाहिए, लेकिन अगर आप आगे देखोगे लिखा है मेकिंग इट क्लियर एट द एंड। उसने आखिरी में क्लियर किया सेवरल डिफरेंट मेथड्स, यानी कई अलग अलग मेथड्स जो है लगाए गए थे, एक नहीं लगाया गया था। यानी यहां पर जो बात हो रही है वो प्लूरल टेक्निक्स की हो रही है, और अगर प्लूरल टेक्निक्स की हो रही है तो इसका मतलब ये अदर लिखा हुआ है, यहां पर टेक्निक्स होना चाहिए था। बात समझ में आई? क्या होना चाहिए था? टेक्निक्स होना चाहिए था। अब आप इमेजिन करो, आपने किताब पढ़ी थी जहां पर रूल नंबर 283 में लिखा हुआ था कि अनदर के साथ एक वचन और अदर के साथ बहुवचन। आपने उसी को अपना माई बाप मान लिया था, आपने आगे सोचा नहीं, आगे देखा नहीं। किताब में आपके ये दोनों सवाल आ गए।
तो भाई बाप तो छोड़कर ही चले गए इन क्वेश्चंस के साथ। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि इंग्लिश रूल से याद नहीं होगी, इंग्लिश याद होगी कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप इस बात पर फोकस नहीं कर रहे कि क्या है आंसर, वो तो पता चल ही जाएगा। आप फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि वो आंसर आया कैसे है और क्यों आया है। वाई और हाउ पर अगर आपका फोकस है तो आप सही मायने में जो है आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। एक बार मैं दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूं क्योंकि नए नए ताजा ताजा बच्चे भी होंगे, दोबारा सुन लो। आपको ये रट्टा नहीं मारना कि ये सिंगुलर है तो अनदर, प्लूरल है तो अदर, नहीं। ये समझना है कि अनदर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक की बात होगी और अदर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कई की बात होगी। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आपके अंदर भी वो रोना पीटना है कि सर मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, तो मेरे भाई मैं इतना जरूर मानता हूं कितनी भी खराब क्यों ना सही हो, लेकिन इतनी खराब नहीं हो सकती कि तुम्हें ये ना पता हो, कि तुम्हें ये ना पता हो कि वन का मतलब क्या होता है। इतनी खराब नहीं हो सकती कि तुम्हें ये ना पता हो कि मेथड्स प्लूरल होता है। इतनी खराब नहीं हो सकती कि सेवरल का मतलब तुम्हें कई ना पता हो। वो सिर्फ एक्सक्यूज देने वाली बात है। तो सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, फोकस करने की जरूरत है। क्लियर है? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट वन था। आई होप हर बच्चे को इस क्लास में क्लियर हुआ होगा। ये भी याद रखिए, हर क्लास के बाद आपको एक शीट मिलेगी, उस शीट में 30 सवाल होंगे। 30 सवालों में सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, किसके, जो हम वोकैबुलरी और रीडिंग पढ़ेंगे उसके भी कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, शामिल हो। बात क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं जरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो नए बच्चे हैं उनका तो दिमाग ऐसे खुल जाएगा, पुराने हैं उन्होंने शायद कभी मुझसे पढ़ा होगा। कहां खोलना है दिमाग जरा समझते हैं। अभी अभी मैंने क्या सिखाया आपको, अभी अभी मैंने सिखाया कि सिंगुलर है अगर कोई चीज, जैसे बॉक्स लिखा हुआ है, तो मैं आपको सिखाकर आया कि बेटा यहां पर अनदर लगाना, ठीक है। और मैंने बॉक्सेस लिखा तो मैंने आपको सिखाया कि बेटा यहां पर अदर लगाना। यही तो मैं आपको सिखाकर आया हूं ना, यही तो मैं आपको सिखाकर आया हूं। क्लियर है? पीडीएफ कहां मिलेगी, जो आपका क्लास का लिंक आएगा ना उसी के बराबर एक पीडीएफ का ऑप्शन होता है, वहां पर मिलेगी, जहां पर ये क्लास वाली पीडीएफ भी लगी होगी और असाइनमेंट वाली पीडीएफ भी लगी होगी। हर दिन क्लास वाली पीडीएफ और असाइनमेंट वाली पीडीएफ, क्लास खत्म होने के आधे घंटे के अंदर जो है दोनों चीजें अपलोड हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए, अब मैंने आपको ये सिखाया, ये आपने सीख लिया। अब जरा गौर से समझो। मैंने एक सेंटेंस लिखा, हैव यू सॉल्व द another puzzle? Have you solved the another puzzle? मैंने क्या लिखा? Have you solved the another puzzle? मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, the watch was gifted to me by my another uncle. The watch was gifted to me by my another uncle. बहुत सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं। पहले सेंटेंस का मतलब है क्या तुमने दूसरी पजल सॉल्व की है, और जो दूसरा सेंटेंस है उसका मतलब है ये जो घड़ी है मुझे मेरे दूसरे अंकल ने जो है वो गिफ्ट की थी। क्लियर है? आसान सेंटेंस है। अब जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो देखेंगे और समझेंगे कि ये जो पजल लिखा है ये एक सिंगुलर नाउन है, और ये जो अंकल लिखा है ये भी एक सिंगुलर नाउन है। और अभी अभी मैं आपको बताकर आया हूं कि जो सिंगुलर नाउन होता है वहां पर उससे पहले अनदर आता है, और ये सिंगुलर नाउन है तो इससे पहले भी अनदर आएगा। तो उस हिसाब से ये दोनों सेंटेंसेस सही होने चाहिए। अगर हम कॉन्सेप्ट वन पर जाएं तो ये दोनों ही सेंटेंसेस सही होने चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दोनों ही गलत है। दोनों ही क्या है? गलत है। दोनों ही क्या है? गलत है। गलत क्यों है वो हम सीखेंगे, लेकिन इसके राइट आंसर क्या है? यहां पर आप देखेंगे आएगा अदर, और यहां पर भी आप देखेंगे अदर आएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने तो मेरा भेजा फ्राई कर दिया, अच्छा खासा मैं सीख कर आगे बढ़ा था, आप तो मुझे वहीं ले आए जहां से मैंने शुरू किया था। अब आप कह रहे हो कि सिंगुलर के साथ अदर आएगा। तो मैं कहूंगा ध्यान से, लॉजिक से 5 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना,
तुम्हें एकदम क्लियर होगा यहां पर अदर क्यों आ रहा है, और ये तुम्हें ये भी रियलाइज कराएगा कि क्यों रूल बेस्ड लर्निंग जो एग्जाम की है तुम्हारी, वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और जिस दिन अगर तुम इसको पहली क्लास में ही छोड़ दो तो तुम्हारा जो है कुछ ना कुछ हो जरूर जाएगा। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। सपोज करो, सोचना जरा, मैंने एक शब्द लिखा, मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने एप्पल लिखा, ठीक है, मैंने एक शब्द लिखा, मैंने टेबल लिखा। आप सभी जानते हैं ये दोनों नाउन्स है। एप्पल भी एक नाउन है और टेबल भी एक नाउन है, एग्री करते हो? एप्पल इज ऑल्सो अ नाउन, टेबल इज ऑल्सो अ नाउन। मैं अगर आपसे पूछूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर आपसे कहूं क्या मैं यहां पर, और आप साथ में यस और नो में आंसर देंगे, क्या मैं माई एप्पल लिख सकता हूं, हाँ या ना? क्या मैं माई एप्पल लिख सकता हूं, हाँ या ना? लिख सकता हूं। क्या मैं द एप्पल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, मेरा एप्पल, द एप्पल। क्या मैं योर एप्पल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। क्या मैं दिस एप्पल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, यह है एप्पल। क्या मैं दैट एप्पल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अग्री करते हो ना? चलो इधर आ जाओ। क्या मैं माई टेबल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं द टेबल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं योर टेबल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं दिस टेबल, क्या मैं दैट टेबल? बिल्कुल लिख सकता हूं। आप कहोगे सर आप आधे पागल हो चुके, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। यस और नो? ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे मैं सारे लिख सकता हूं, लेकिन मेरे भाई मुझे बताना क्या, और मैं यहां पर एक और लिखता हूं, क्या मैं एन एप्पल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं आ टेबल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। लेकिन मुझे बस इतना बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं? यस और नो? कैन आई राइट दिस वे, द एन एप्पल, माई एन एप्पल, योर एन एप्पल? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? सर बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। अरे अजीब सा तो लग रहा है, कारण बताओ क्यों नहीं लिख सकता। मैं क्यों नहीं लिख सकता द एन एप्पल? मैं क्यों नहीं लिख सकता माई एन एप्पल? मैं क्यों नहीं लिख सकता योर एन एप्पल? और उसी तरह से मैं क्यों नहीं लिख सकता माई आ टेबल? मैं क्यों नहीं लिख सकता द ए टेबल? तो बच्चा कारण यह है तुम क्यों नहीं लिख सकते। तुम इसलिए नहीं लिख सकते कि अगर तुम गौर से देखोगे तो जितने भी शब्द मैंने लिखे हुए हैं, जितने भी, यहां से लेकर यहां तक जितने भी, और यहां से लेकर यहां तक जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, अगर मैं आपको पास्ट में लेकर जाऊं तो आप देखेंगे ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स आइडेंटिटी बताने वाले शब्द हैं, हाँ या ना? सारे के सारे शब्द जो मैंने लिखे हैं वो क्या हैं? आइडेंटिटी बताने वाले शब्द हैं। क्या है ये? आइडेंटिटी बताने वाले शब्द हैं। और इस बात को समझना कि किसी भी नाउन की जो आइडेंटिटी है वो एक ही हो सकती है। या तो वो द एप्पल होगा, या फिर वो एन एप्पल होगा, या तो वो माई एप्पल होगा, या फिर वो एन एप्पल होगा, या तो वो योर एप्पल होगा, या फिर वो एन एप्पल होगा। कहने की बात यह है, प्रूव ये करना चाहता हूं, नो टू आइडेंटिटी वर्ड्स कैन बी यूज्ड टुगेदर। कोई भी दो आइडेंटिटी बताने वाले शब्द साथ में यूज नहीं हो सकते। बात समझ में आई? इतनी जितना मैंने बताया, कभी भी दो आइडेंटिटी बताने वाले शब्द साथ में यूज नहीं हो सकते। क्लियर है इतना? अब जरा गौर से देखो, मैं उस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना, इनको मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पर। पहला क्वेश्चन था, हैव यू सॉल्व्ड द अनदर पजल? पहला सेंटेंस क्या था? हैव यू सॉल्व्ड द अनदर पजल। दूसरा सेंटेंस क्या था? दूसरा था, द वॉच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माय अनदर अंकल। दूसरा सेंटेंस क्या था? ये था। अग्री करते हो? अब हम देखेंगे कि ये गलत क्यों है। समझना, जब आपको मैंने पढ़ाया
क्या पढ़ाया? क्लास का पहला कॉन्सेप्ट बताया, और कॉन्सेप्ट यह था कि हम अनदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। बताया था कि अनदर के साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, बताया था। आपने याद कर लिया, लेकिन अगर आपने मुझसे पूछा होता सर करते क्यों है ऐसा, तो ये क्वेश्चन आप 2 सेकंड में समझ गए होते। याद रखना, अनदर के साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अनदर का मतलब होता है एन प्लस अदर। अनदर का मतलब क्या होता है? एन प्लस अदर। और हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि जो हमारे आर्टिकल्स ए और एन होते हैं, उनके बाद वाला नाउन हमेशा नेचर में क्या होता है? सिंगुलर ही होता है। मैं आप बॉय बोल सकता हूं, एन अम्ब्रेला बोल सकता हूं, लेकिन आप बॉयज नहीं बोल सकता, एन अम्ब्रेलाज नहीं बोल सकता। दैट इज द रीजन कि हम अनदर के बाद कभी भी प्लूरल नाउन यूज नहीं कर सकते। हमें हमेशा सिंगुलर नाउन जो है अनदर के बाद यूज करना पड़ता है। इसीलिए कभी भी हम अनदर के बाद प्लूरल नाउन यूज नहीं करेंगे। अब अगर आप समझें और गौर से देखें इस सेंटेंस को, अगर मैं इस अनदर को ऐसे लिख दूं, अगर मैं इस अनदर को ऐसे लिख दूं, तो क्या हम सेंटेंस को देखकर कह नहीं सकते ये दोनों ही गलत हो चुके हैं? क्या हम इन सेंटेंसेस को देखकर कह नहीं सकते कि ये दोनों ही सेंटेंसेस जो है वो गलत हो चुके हैं? क्यों हो चुके हैं? क्योंकि आप देखेंगे पजल नाउन है और इस एक नाउन के लिए 2 आइडेंटिफायर्स लगे हुए हैं। दा भी क्या है? आइडेंटिटी। एन भी क्या है? आइडेंटिटी। माय भी क्या है? आइडेंटिटी। और एन भी क्या है? आइडेंटिटी। माय भी आइडेंटिटी, एन भी आइडेंटिटी। तो एक नाउन के लिए, अभी अभी पिछले पेज पर यही तो सिखा कर आया हूं कि एक नाउन के लिए 2 आइडेंटिफायर्स का लगना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही एन लगा हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। आपको यहां पर अनदर नहीं लिखना, बाद में नाउन सिंगुलर है तब भी आपको अदर ही लिखना है। क्या लिखना है? अदर ही लिखना है। बात क्लियर है? एक बार मुझे CL टाइप करके दे दीजिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, ये हमारा। और एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा टेस्ट करता है बच्चों को रादर देन कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर। चलिए, अब वो बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं, आदत नहीं है इतना पढ़ने की, दिमाग इतना एब्जॉर्ब नहीं करता साथ साथ, तो तुम्हारा दिमाग एकदम ये बात चिपका ले अपने दिमाग से, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए जरा गौर से देखो। एक काम करता हूं मैं, काम क्या करता हूं? माइंड मैप बनाता हूं। देखो, स्टेप 1 में क्या सिखाया? अनदर दिखाई दे तो लगा दो सिंगुलर नाउन। यही तो सिखाया स्टेप 1 में। स्टेप 1 में यही था। यानी एग्जाम्पल लिखूं, मैंने कहा आई मेट अनदर बॉय, ये रहा हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में मैंने आपको सिखाया कि भैया अदर लगा दो अगर प्लूरल दिखाई दे। तो यहां पर आई मेट अदर बॉयज हो गया। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्लियर है? अब जब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आए, तो स्टेप 3 में मैंने आपसे कहा, क्या कहा? यह बात सही है कि अगर कोई नाउन लिखा है सिंगुलर, अगर कोई नाउन लिखा है सिंगुलर, उसके पहले अनदर आएगा। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? अगर तुम देख रहे हो कि नाउन है सिंगुलर और उससे पहले कोई आइडेंटिफायर यानी आइडेंटिटी बताने वाला शब्द पहले ही लगा हुआ है, तो यहां पर तुम अनदर नहीं यूज कर पाओगे, तो यहां पर तुम्हें अदर यूज करना पड़ेगा। क्या सिखाया? कि अगर तुम नाउन देख रहे हो, अगर नाउन से पहले, अगर उससे पहले अनदर लगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस अनदर से पहले कोई दूसरा शब्द नहीं है आइडेंटिटी बताने वाला, यह सही है। लेकिन इस अनदर से पहले
दूसरा शब्द है आइडेंटिटी बताने वाला दा। अगर पहले से ही कोई आइडेंटिटी बताने वाला शब्द लगा है, चाहे वो दा हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे माय हो, योर हो, देयर हो, तो आप कभी भी एनदर नहीं लगा पाओगे। अगर पहले ही कोई आइडेंटिटी वाला शब्द है तो आपको वहां पर क्या लगाना पड़ेगा? अदर लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूं दे हैव अप्रूव्ड माय डैश प्लान, they have approved my dash plan, they have approved my dash plan। अब देखो आपको क्या करना है, आपने प्लान देखा सिंगुलर है, मन से आवाज आएगी अनदर लगाओ, अनदर लगाओ, अनदर लगाओ, लेकिन अनदर लगाने से पहले एक बार इससे पहले देख लेना क्या कोई आइडेंटिटी बताने वाला शब्द है। बिल्कुल है, अगर है तो अनदर को कैंसिल मारो और लगा दो क्या? अदर। ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। आई होप अब आपको बहुत बेहतर तरीके से ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो एक बार मुझे CL टाइप करके दीजिए कि हां सर हमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी एकदम परफेक्ट है और क्लियर हुआ है। हम ऐसे ही प्रूव नहीं करेंगे, आपको मैं लेकर जाऊंगा कहां पर? एग्जाम के सवालों में। जो एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको जरा टैकल करेंगे। ये रहा आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर का एक क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करना और मुझे बताना कि आप सॉल्व कर पाओगे। पढ़िए और मुझे बताइए क्या आपके अंदर क्षमता है इसे सॉल्व करने की? 100% है, क्योंकि अब आप रट्टा मार के नहीं बैठे हो कि भैया बाद में सिंगुलर नाउन होगा तो अनदर लगा देंगे। नहीं, अब आपने चीजों को समझा है कि कोई चीज होगी तो क्यों होगी और कोई चीज नहीं होगी तो आखिर क्यों नहीं होगी। आपने पढ़ा द कमिटी एक्सेप्ट। अगर आप इस भरोसे हो कि एग्जाम में मैं हर चीज की हिंदी कर लूंगा तो आप इस सेंटेंस की कितनी भी हिंदी कर लो, आप कभी एरर नहीं पकड़ पाओगे। आप कितने भी 120, 140, 150 रूल याद कर लो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सॉल्व तभी कर पाओगे जब इंसानों की तरह सोचोगे, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दोगे। कहता है द कमिटी एक्सेप्टेड वन एक्सप्लेनेशन बट रिजेक्टेड द अनदर आर्गुमेंट। ये बात सही है कि आर्गुमेंट सिंगुलर नाउन है, यहां पर अनदर बनता है, लेकिन इस अनदर का मतलब तो एन प्लस अदर है ना। तो अगर एन प्लस अदर है तो ये दोनों आइडेंटिफायर्स हो गए, गलत हो गया। क्या करोगे? यहां पर अदर लगाओ। अदर जो है वो आपका क्या रहेगा? राइट आंसर है। अब एक बच्चे का सवाल है कि अगर दा हटा दे, अगर दा हटा दे तो इसके कुछ आंसर्स मैं आपको देता हूं पहली दिन क्लास के। अब देखो ये तो एरर वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ बताना है कि एरर कहां पर है, बी पार्ट में है, इसमें आपसे आंसर तो पूछा नहीं है। तो एरर वाले क्वेश्चंस में तो आंसर पूछे ही नहीं जाते, आपको सिर्फ गलती बतानी होती है। एक आता है फ्रेज रिप्लेसमेंट, जहां पे नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आपको क्या करना है? ऑप्शंस ढूंढना है। क्या करना है? ऑप्शंस ढूंढना है और राइट आंसर पर क्लिक कर देना है। लेकिन एक तीसरी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। वो तीसरी सिचुएशन क्या है? वो ये है कि एग्जामिनर ज्यादा चमत्कारी बन जाए और क्या करे, आपको यहां पर स्लैश लगाकर दे दे, यहां पर दा के और अनदर के बीच में। तो आपके मन में आ सकता है कि दा हटा दूंगा तो भी सही हो जाएगा, अगर दा हटा दूंगा तो ए में एरर आ जाएगा, और अगर इसको हटा दूंगा अनदर को तो बी में एरर आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है एग्जामिनेशन में कि दा हटाऊं या अनदर हटाऊं। हमेशा याद रखना जो क्या बाद वाला, जो बाद वाला एरर है उसे आप मार्क करते हो। दा के बाद क्या है? अनदर, तो आप इसे गलत मानोगे, इसे गलत नहीं मानोगे, बाद वाले एरर को मार्क करोगे, अनदर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एरर डिटेक्शन का, ऑलवेज गो फॉर द बाद वाला एरर। बात समझ में आई? हमेशा बाद वाले एरर के पास जाइए। चलो अब ये कॉन्फिडेंस बनाया ही है तो इस कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बल और देते हैं। पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, और मुझे लगता है 30 सेकंड में आंसर दे दोगे तुम इस क्वेश्चन का भी। अगेन अ पीवाईपी, अगेन अ पीवाईपी। आप जो है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। शी स्माइल्ड नोइंगली एंड सेड दैट योर अनदर विश वुड बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर यू लर्न द वैल्यू ऑफ पार्टिसिपेशन। अब देखो
यहां पर विश जो है वो सिंगुलर है, राइट, अनदर लगा है तो सही लग रहा है, लेकिन आप पहले देखोगे तो एक और डिटर्मिनर दिखाई दे रहा है, तो यहां पर भी अदर विश होना चाहिए था। चलो, आई थिंक आप सभी को कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो एक बार मुझे CL टाइप करके दीजिए सारे के सारे। एवरीबडी गिव मी अ CL इफ दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, क्लियर है? चलिए, ये मैं एक PYP लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को हम अंग्रेजी में जानते हैं किस नाम से? फ्रेज रिप्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्रेज रिप्लेसमेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। पढ़िए जरा और आंसर करिए इस सवाल को। देखिए कहां पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, कौन सा राइट आंसर होगा अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए। चलिए, अगर आप देखेंगे तो यहां पर डिसएग्रीमेंट लिखा हुआ है, नाउन है, सिंगुलर है, अग्रीमेंट्स तो नहीं लिखा हुआ। तो ये जो अनदर लिखा है सही लग रहा है, लेकिन इस देर का तो वैसे ही कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि देर की स्पेलिंग होती है THEIR, तो गलत है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप यहां जाओगे, ध्यान से देखो, यहां पर आपने डिसएग्रीमेंट देखा, अनदर लिखा देखा जो सही लग रहा है, लेकिन पहले लिखा है देयर। देयर का मतलब क्या होता है? उनका, आइडेंटिफायर है, गलत हो गया। अब आप दूसरे में आइए, दे पोस्टपोन। अब आपको यहां पर प्लूरल दिखाई दे रहा है, डिसएग्रीमेंट्स। अगर प्लूरल है तो वैसे ही अनदर नहीं आ सकता, क्योंकि क्योंकि प्लूरल के साथ क्या आता है? अदर आता है। क्योंकि प्लूरल के साथ क्या आता है? अदर आता है। तीसरे में आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर से पहले अदर आ नहीं सकता, सिंगुलर से पहले अनदर आता, तो ये भी गलत हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो डी ऑप्शन लिखा हुआ है, सिंगुलर है, पहले अदर लिखा हुआ है, अदर से पहले एक दूसरा आइडेंटिफायर लगा हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है आपका, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा और आपको यह भी समझ में आया होगा कि अगर एग्जामिनेशन में जो फ्रेज रिप्लेसमेंट आता है उसको हमने कैसे टैकल करना है, उसको हमने कैसे टैकल करना है। एक और सवाल पर जाएं, अगर रेडी हो सारे एक बार आर टाइप करो। अगर हम एक और क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं तो गिव मी एन आर ऑल ऑफ यू। देखो, जब उस क्लास का कोई मकसद नहीं है जब तक वो क्लास एग्जाम को टच ना करे। हम भले ही चीजों को जीरो से पढ़ें, लेकिन हर क्लास के बाद हमारी साइकोलॉजी में ये मैसेज जाना चाहिए, यस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जामिनेशन। सिर्फ सीखने के लिए नहीं सीख रहे हैं, हम उसका इंपैक्ट एग्जामिनेशन में देख पाए, और वो देख पाते हैं कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर या सिमिलर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आते हैं जरा नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल, और मुझे लगता है कि आप ये सारे के सारे सॉल्व कर पाएंगे, जरा बताइएगा, पढ़िए और आंसर दीजिए एक बार। आराम से सोचिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, बस सोचिए इस क्वेश्चन। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, द पैनल एड्रेस द प्राइमरी इशू इन डिटेल बट डेलिबरेटली। पैनल ने जो है मेन इशू को डिटेल में एड्रेस किया, लेकिन जानबूझकर पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन कर दिया क्या? दैट अनदर क्वेश्चंस। अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपको क्या दिख रहा है? प्लूरल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर तो वैसे ही अनदर नहीं आ सकता, तो ये तो गड़बड़ है, ओरिजिनल क्वेश्चन तो वैसे ही गड़बड़ है। अब अगर हम ऑप्शन में जाएं तो आप पहले डी ऑप्शन को देखिए, अदर लिखा है, बाद में प्लूरल होना चाहिए था, गलत हो गया। प्लूरल लिखा है, पहले अदर होना चाहिए था, गलत हो गया। दैट लिखा है, अनदर लिखा है, अनदर के बाद प्लूरल लिखा है, गलत हो गया। आप देखेंगे सिंगुलर लिखा है, अदर लिखा है, और इससे पहले एक और जो है आइडेंटिफायर लगा हुआ है। ये जो है आपका राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। एब्सोल्युटली क्लियर। और आप सभी को ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, मुझे एक बार बाय दे दीजिए। आपको अगर ये दो कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं, एक बार मुझे बाय दे दीजिए, ऑल ऑफ यू प्लीज। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं, गौर से सुनिएगा। देखो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से।
10 मिनट में हम ये शुरू खत्म करेंगे, फिर हम रीडिंग और हमारे वोकैबुलरी वाले पार्ट पर जाएंगे। गौर से सुनना, अच्छे से समझ। देखो, हमने अभी तक किसके बारे में बात की है? हमने अभी अनदर के बारे में बात की है और अदर के बारे में बात की है, ठीक है। हमारे कितने कॉन्सेप्ट्स हुए? हमने 2 कॉन्सेप्ट्स पूरे किए हैं आज। कल के क्लास में हम कॉन्सेप्ट 3 करेंगे और कॉन्सेप्ट 4 करेंगे, अनदर और द अदर का ही, ठीक है। और तीसरा जो प्लेयर है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, द अदर, उसको भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये हमारा कल का टास्क रहेगा। हालांकि इस स्लाइड में मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं कॉन्सेप्ट 3 वाले भी, लेकिन इसको हम कल टैकल करेंगे। कारण क्या है कि हमारा 1 घंटा पूरा होने वाला है। हम जाएंगे कहां पर? हमारे रीडिंग और वोकैबुलरी वाले पोर्शन में जाएंगे। और जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखिएगा, बहुत बहुत जरूरी है कि आपको उस बात को जड़ से पकड़ना पड़ेगा। इस बात को जड़ से पकड़िए और कल से सुबह एडिटोरियल सेशन में मिलिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। बात आपको क्या पकड़नी है और क्या जरूरी है, देखिए। जब आप रीडिंग और वोकैब को पढ़ें, रीडिंग और वोकैबुलरी को जब आप पढ़ना शुरू करें, मैं मान लेता हूं आज आपका जो है वो पहला दिन है रीडिंग और वोकैबुलरी को पढ़ने का। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आखिरी के 5 मिनट में संभाल के रख लो, हम तब डिस्कस कर लेंगे। अभी क्लास के बीच में अगर मैं आपका टॉपिक डिस्कस करूंगा ना, पूरा क्लास डाइवर्ट हो जाएगा, एक बेस हिल जाएगा। और मैं चाहता हूं कि जब पढ़ाई हो रही हो तो सिर्फ पढ़ाई हो, आखिरी का 5 मिनट में आपसे सारे सवाल देख लूंगा आपके। जब आप रीडिंग और वोकैबुलरी में एंट्री मारें, सबसे पहली चीज आपको यह समझनी चाहिए कि इन दोनों ही चीजों का कोई भी सिलेबस नहीं, कोई भी सिलेबस नहीं है, ठीक है। कोई भी सिलेबस नहीं है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, रीडिंग और वोकैब पर कमांड बनाना क्या है? एक स्किल है। स्किल का मतलब कला है। आपके अंदर स्किल कब आती है? आपके अंदर स्किल आती है 2 चीजों से। पहला, जितना आपका एक्सपोजर हो, एक्सपोजर मतलब जितना आप उस चीज को फेस करेंगे उससे आएगी। और दूसरा, आपके अंदर स्किल आती है किससे? रेपिटेशन से। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप रीडिंग और वोकैबुलरी पर कमांड बनाना चाहते हैं तो आपका जो हथियार है वो रट्टाफिकेशन नहीं है, आपका जो हथियार है वो मग करना नहीं है, आपका जो हथियार है वो कोई एक नोटबुक बनाकर वहां पर शब्द लिखना नहीं है, आपका जो हथियार है वो कोई किताब खरीद लेना नहीं है 3000 शब्दों की, 4000 शब्दों की या 2000 शब्दों की। ये सब सिर्फ आपको गुमराह करेंगे। आपका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए और समझना उस बात को। आप जो पेपर देकर आएंगे उसमें जो भी रीडिंग आएगी, जो भी वोकैब आएगी, कहां से चुनी जाएगी? चुनी जाएगी प्रेजेंट सिनेरियोज से। प्रेजेंट सिनेरियोज मतलब हमारे आसपास जो भी हम देखते हैं, हमारे आसपास जो भी आर्टिकल्स आते हैं, हमारे आसपास जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, हमारे आसपास जो भी न्यूज चैनल्स हैं, हमारे आसपास जो भी हम कंटेंट देख रहे हैं, उन्हीं के आधार पर वर्तमान में जो चल रहा है, उन्हीं के आधार पर जो है आपको देखने के लिए मिलती है आपकी रीडिंग और आपकी वोकैब। अगर आप मुझसे कहें कि वोकैब का सिलेबस, तो मैं जरा आपकी आंखें खोल देता हूं। अगर हम वोकैब के सिलेबस की बात करें तो लगभग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसमें हमारे इतने शब्द 10 लाख शब्द है। कितने शब्द है? 10 लाख शब्द है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझसे अगर जानना चाहते हैं कि अभी आपकी वोकैब की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो अगर आप एक बढ़िया रीडर है, एवरेज रीडर है, तो आप जानते हैं आपकी जो टोटल वोकैब नॉलेज होगी वो लगभग 10,000 शब्दों की होगी। कितने शब्दों की होगी? 10,000 शब्दों की। सिर्फ 9,90,000 शब्द तुम्हें पढ़ने हैं। अगर तुम इस एटीट्यूड से जाते हो, सिलेबस के एटीट्यूड से, एवरेज रीडर 10,000 शब्दों की वोकैबुलरी रखता है, टोटल वोकैबुलरी है 10 लाख की। तुमने आज 22, 23, 24 साल की उम्र में 10,000 पढ़े हैं, तो आगे तुम पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश खाने वाले हो जिससे 9,90,000 तुम कर लोगे। ऐसा होगा नहीं। आपको समझना है कि हमें अपनी जो वोकैबुलरी है वो बिल्ड करनी है इन दोनों पैरामीटर्स पर। और अगले कुछ दिनों में या जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, जब भी मैं इस क्लास में रीडिंग की बात करूंगा और जब भी मैं इस क्लास में वोकैबुलरी की बात करूंगा, 8 बजे के क्लास में जब भी रीडिंग की बात करूंगा, जब भी वोकैबुलरी की बात करूंगा, एक बात एकदम तय होगी कि वो 2 फंडामेंटल्स पर बनी होगी। पहला फंडामेंटल है कि वो प्रेजेंट में जो हो रहा है
उसका एक्सपोजर होना चाहिए, और दूसरा हम उसको उस माहौल में डालें जहां पर रिपीट करना एक कला हो जाए, तभी। और आपको इस पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, जो करवाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लियर है? अब जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। कुछ बच्चे, हां एक चीज और, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने एक व्हाट्सएप का आपको ग्रुप दिया था ज्वाइन करने के लिए, और एक टेलीग्राम का ग्रुप दिया था। व्हाट्सएप पर आप जानते हैं 1024 की लिमिट होती है, और हमारे पास लगभग 30-40 हजार बच्चे ज्वाइन करेंगे इस कोर्स को। टेलीग्राम पे कोई लिमिट नहीं होती है, तो अगर आप व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, दोनों में सेम ही इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर आपको अपनी प्राइवेसी का खतरा है नंबर का, तब भी आप टेलीग्राम ही ज्वाइन करिए। इन दोनों पर अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं जानी, एक ही इंफॉर्मेशन जाएगी। और हम कोई भी इसमें अपनी पर्सनल, और बताओ यार तुमने कल क्या किया, कल मैं तो यार बड़ा टेंशन में था, कल मैं मूवी, ऐसी बातें तो करेंगे नहीं। सिर्फ इंफॉर्मेशन तुम्हें जो है वो देनी है। दूसरी चीज, अगर तुम्हें कोई क्वेरी है कोर्स रिलेटेड, तो तुम इस नंबर को जो है नोट डाउन कर सकते हो और इस पर व्हाट्सएप करोगे। ये मैंने एक एग्जीक्यूटिव को यहां बिठा रखा है, सिर्फ इंग्लिश वाणी के रिलेटेड क्वेरीज, कॉल नहीं, कुछ नहीं, व्हाट्सएप करोगे, आपको 6 घंटे में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, राइट। कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, 6 घंटे में ना मिले तो कॉल करना, और सिर्फ कोर्स रिलेटेड, सिर्फ कोर्स के लिए। ये आपके काम को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है, इसको मिसयूज ना करें। क्लियर है? अब आते हैं जरा कंटेंट पर, बात करेंगे इसके बारे में। आपके सामने मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा आपकी अंग्रेजी कितनी भी खराब क्यों ना सही, आपकी अंग्रेजी कितनी भी, और जो आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप है उसका लिंक लास्ट पेज पे लगा हुआ है, चिंता मत करो। अब समझो, आपकी अंग्रेजी कितनी भी खराब क्यों ना सही, अगले 60 सेकंड में आपको ये शुरू से लेके अंत तक पढ़ना है, और फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आपको ये जो लिखा हुआ है शुरू से लेके अंत तक पढ़ना है, चाहे रुक रुक कर पढ़िए, चाहे लड़खड़ा कर पढ़िए, लेकिन आपने पढ़ना है। भले ही 10 सेकंड ज्यादा ले लो, लेकिन पढ़ना है। पढ़िए जरा एक बार। मैंने आज क्यूआर कोड भी लगा दिया है, सिर्फ लिंक नहीं, क्यूआर कोड भी है उसमें, तो क्यूआर कोड से स्कैन कर लेना। पढ़ो जरा। पहले पढ़ो, बात करेंगे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो, अच्छा मैं आ रहा हूं, मुझे 10 क्या आ रही है, वोमिटिंग आ रही है, तो तुम मैं आ रहा हूं, 10 मिनट दो मुझे। चलिए जरा पढ़ते हैं, देखते हैं। एक्चुअली मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, कल से देखते हैं, इसको खत्म करते हैं। आपने पढ़ लिया होगा, इसको पढ़ लिया सभी ने? चलिए अब जरा गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, गौर से जानिएगा। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप में से कितने, 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर शब्द हैं, आपने इन 7 में से कितने शब्द सुने हुए हैं पहले आपने, और मुझे टाइप करके बताएंगे कि आपने इन 7 शब्दों में से कितने शब्द जो हैं वो पहले से सुने हुए हैं। मुझे यहां पर आंसर मिल रहा है 1 2 3 4, कुछ बच्चे 0 भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे 4 भी कह रहे हैं, कुछ 5 भी कह रहे हैं, ठीक है, और कुछ 0 भी कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग चॉइस है। अब देखो आपको क्या समझना है, जरा गौर से सुनो। पीपल ऑफन मिसअंडरस्टूड अरविंद बिकॉज हिज ब्रिमलेस नेचर मेड हिम स्पीक ओनली व्हेन हिज वर्ड्स कैरिड वेट। लोगों ने अक्सर अरविंद को मिसअंडरस्टैंड किया, मतलब सही से समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि उसका जो नेचर था वो ब्रिमलेस था। अब हमें नहीं पता, मान लो ब्रिमलेस का मतलब क्या है, लेकिन अगर हम आगे पढ़ेंगे तो यहां लिखा है वो जो है तभी बात करता था जब उसकी बात में दम होता था। इसलिए बात नहीं करता था क्योंकि उसके पास आइडियाज नहीं थे, मतलब तभी बात करता था जब उसकी बात में दम होता था। यानी ये जो ब्रिमलेस है ना, इसका मीनिंग शायद ऐसा है जो कम बात करता हो, जो कम बात करता हो, शायद ऐसा कुछ मीनिंग जो है ये ब्रिमलेस दे रहा है। उसी तरह से अगर आप आगे जाएंगे, दो सम मिस्टेक इज रेस्ट्रेंट फॉर इंडिफरेंस, कुछ लोगों को लगा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जो लेजर्ड अप्रोच थी काम को लेकर, अब लेजर्ड अप्रोच का मतलब हमें नहीं पता क्या मतलब है लेजर का, लेकिन लिखा है उसकी जो लेजर्ड अप्रोच थी काम के लिए, वो छोटी से छोटी डिटेल्स को क्या करता था, बार बार चेक करता था और शॉर्टकट नहीं लेता था। इसका मतलब है लेजर्ड का मतलब क्या होता है
कहीं ना कहीं बड़े ध्यान से काम करता था। अग्री करते हो? मैं आपको यह प्रूफ करना चाह रहा हूं, ये जो येलो शब्द लिखे हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, दे हैव जीरो वैल्यू। असली वैल्यू है जो उसके इर्द गिर्द लिखा हुआ है, और उसके इर्द गिर्द जो लिखा है वो क्या है? रीडिंग है। वो क्या है? रीडिंग है। तो कहने का पर्पस ये है कि अगर हमारी रीडिंग में दम होगा तो हम कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग समझ लेते हैं कि इस चीज का मीनिंग ये रहा होगा, और अगर हमारी रीडिंग में दम नहीं है तो हम कितना भी दिमाग लगा लें हमें आंसर आएगा ही नहीं। बात समझ में आई? क्लैरिटी है सभी को? अब आप इस बात को समझो कि ये जो जितने भी येलो शब्द लिखे हैं, जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें 3 का मतलब पता है, 4 का मतलब पता है, तुम्हें पता हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं ये वाकई में कोई भी शब्द है ही नहीं, ये मेरे खुद के बनाए हुए शब्द हैं जो डिक्शनरी में है ही नहीं। क्यों बनाए मैंने? इसलिए बनाए कि तुम्हें यह रियलाइज करवा पाऊं कि शब्दों की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू कॉन्टेक्स्ट की होती है। और हमें अगले कुछ दिनों में कॉन्टेक्स्ट सीखना। कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा तो अपने आप शब्द समझ में आएंगे, और कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड दैट इज वेयर वी बिल्ड आवर रीडिंग स्किल्स। यहां पर रीडिंग स्किल्स काम आएंगे। कल की क्लास में, आज मैं क्लास थोड़ा सा एंड करूं, बच्चे का आई थिंक पेट में दर्द हो रहा है, कुछ देखेंगे, कल देखेंगे, तो आप इसको समझिएगा, इसको सॉल्व करेगा। इनके लिए जो वर्ड्स बने हैं वो वर्ड्स ये हैं, मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा, देख लेना आप एक बार अच्छे से, इसको लास्ट तक पढ़ना। जो मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स कराए हैं बहुत अच्छे से करिएगा। मैं आपको एक बार आखिरी पेज पर ले जा रहा हूं, आप देखेंगे मैं यहां पर एक लिंक लगाकर दे दूंगा आपको, जहां पर आपको क्या मिल जाएगा? क्यूआर कोड मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का। आप वहां पर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया तरीके से कंटेंट समझ में आया होगा। रेगुलर रहिए सुबह 8 बजे एडिटोरियल में और बाकी चीजों में, ठीक है? जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो पहले पेज पर ही क्यूआर दे दूंगा मैं आपको। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे। कोई क्वेश्चन है कल प्लीज टैकल कर लेंगे। अभी जरा जो है मैं थोड़ा सा निकलता हूं।